तो आज की क्लास में आप लोग उसी टॉपिक को थोड़ा सा वापस पढ़ोगे। लास्ट में आपने नोट किया था मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र कुछ बचा हुआ था तो उसको अपन आगे चलाएंगे। मादा जनन तंत्र, एक तो इसमें प्रश्न आता है मादाओं के अंदर नसबंदी की प्रक्रिया। आपने पढ़ा था कि अगर पुरुष में नसबंदी होती है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं वेसेक्टोमी। उसी टाइप में मादाओं में जब नसबंदी होती है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। एक तो नसबंदी की प्रक्रिया पूछी जाती है, मादाओं के अंदर नसबंदी, और इस नसबंदी की प्रक्रिया को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। ये मादाओं के अंदर नसबंदी की प्रक्रिया होती है। माता और बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वहां एक संरचना जुड़ती है जिसका नाम होता है अपरा, या उसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेसेंटा। माँ और बच्चे के बीच, माँ और बच्चा अगर माँ के गर्भ में है तो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, इस बच्चे के नाभि और माँ के बीच में एक संरचना जुड़ती है। इस संरचना को अपन कहते हैं अपरा, या इस अपरा को दूसरा नाम देते हैं प्लेसेंटा। अपरा या प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न आता है कि इस प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन छोड़े जाते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने चर्चाएं भी की थी कि यहां से एक हार्मोन छोड़ा जाता है जिसको कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन, और दूसरे हार्मोन का नाम है HCG हार्मोन। दो हार्मोन यहां से छोड़े जाते हैं। प्लेसेंटा दो हार्मोन छोड़ता है, एक हार्मोन का नाम है HCG और दूसरे हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन के नाम से जानते हैं। ये जो HCG हार्मोन है, ये हार्मोन गर्भावधि परीक्षण में सहायता करता है। गर्भावधि या फिर गर्भकाल, जो प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उसकी जांच करने के लिए इस HCG का उपयोग किया जाता है। जब बच्चा मां के गर्भ में 288 दिन और पूर्ण परिपक्व हो जाता है, जन्म के योग्य हो जाता है, तो उस टाइम हार्मोन छोड़ा जाता है रिलैक्सिन। और ये रिलैक्सिन जनन नाल को रिलैक्स करने का काम करता ताकि बच्चे का जन्म आसानी से हो। तो यहाँ पर रिलैक्सिन, और इस रिलैक्सिन का काम होता है जनन नाल को शिथिल करना। जनन नाल को रिलैक्स करने का काम करता है, शिथिल करने का काम करता है। अब यही जो प्लेसेंटा है, जो माँ और बच्चे के बीच में ये जो संरचना जुड़ी हुई है, ये बच्चा माँ के जब गर्भ में होता है तो इस बच्चे को माँ के शरीर से एक एनी टाइम प्रतिरक्षी पदार्थ पहुंचाया जाता ताकि बच्चे में कोई रोग नहीं फैले। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। यस यस, सही बोल रहा बंदा। IgG एक प्रतिरक्षी पदार्थ है। प्रश्न आता है कौन सा प्रतिरक्षी पदार्थ इस अपरा या प्लेसेंटा को पार करके माता से भ्रूण तक पहुंचता है। तो उस पदार्थ का नाम है IgG। पदार्थ का नाम एक प्रतिरक्षी पदार्थ है, प्रतिरक्षी पदार्थ। और ये प्रतिरक्षी पदार्थ जो कि मां से भ्रूण तक पहुंचता है, और मां से भ्रूण तक पहुंचने वाले इस पदार्थ का नाम है IG, या इसका पूरा नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन गामा, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है IgG। ये एक ऐसा प्रतिरक्षी पदार्थ है, और ये प्रतिरक्षी पदार्थ जो कि अपरा को पार करके भ्रूण तक पहुंचता है। प्रश्न आता है कौन सा प्रतिरक्षी पदार्थ माता से भ्रूण तक पहुंचता है। और छोटे बच्चे के अंदर गर्भकाल पूरा उसका गुजरता 288 दिन, कोई किसी टाइप का संक्रमण नहीं फैला, उसको रोग नहीं हो, उसे रोकने के लिए ये पदार्थ उसमें भेजा जाता है। एनी टाइम उसमें भेजते हैं। बाकी बच्चे को ऑक्सीजन देने का काम अपरा करता है, बच्चे तक पोषण देने का काम अपरा करता है। बच्चे के अंदर खूब सारे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, उसको वापस माँ के शरीर में लाने का काम अपरा करता है। तो ये अपरा के कुछ काम रहते हैं। दो हार्मोन यहाँ से रहते हैं, एक का नाम है HCG और दूसरे का नाम है रिलैक्सिन। अपन ने लास्ट में कुछ चीजें पढ़ ली थी। मादाओं के अंदर नसबंदी की प्रक्रिया को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, और ये प्रतिरक्षी पदार्थ का नाम पूछा जाता है जिसका नाम है IgG। इसका पूरा नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन गामा करके इसका पूरा नाम रहता है। ये कुछ चीजें इसके अंदर रहती है। बाकी मोस्टली चीजें अपन ने लास्ट क्लास के अंदर लगभग क्लियर कर ली थी। और अंडाणु जनन की प्रक्रियाएं आपने पढ़ा था। मीनोपॉज की प्रक्रियाएं होती है, जीवन में प्रथम बार अंडा बनता तो उसको कहते हैं रजो दर्शन, और अंतिम बार बनता उसको कहते हैं रजो निवृत्ति। पशुओं के अंदर अंडे बनने की प्रक्रिया एक विशेष ऋतु में होती है, और विशेष ऋतु की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है मध्य चक्र, या उसको एस्ट्रस साइकिल के नाम से जानते हैं। ये मोस्टली बातें लास्ट क्लास में हुई थी। 2-3 पॉइंट है, इसको नोट करो, फिर अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं।
फर्स्ट पॉइंट आप नोट करो, इसमें लास्ट में जो लिखा था उसके बाद में आप नोट करो। मादाओं में नसबंदी की प्रक्रिया, मादाओं में नसबंदी की प्रक्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। मादाओं में नसबंदी की प्रक्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहती है, ट्यूबेक्टोमी कहती है। नर में था वेसेक्टोमी और मादाओं में होती है ट्यूबेक्टोमी। अगली लाइन में नोट करो, प्रतिरक्षी पदार्थ। नेक्स्ट, प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी पदार्थ। नाम लिखो IgG, प्रतिरक्षी पदार्थ IgG। IgG अपरा को पार करके, अपरा इंग्लिश में क्या कहते हो? प्लेसेंटा। अपरा को पार करके प्रतिरक्षी पदार्थ IgG अपरा को पार करके मां से, अपरा को पार करके मां से भ्रूण तक पहुंचता है। अपरा को पार करके मां से भ्रूण तक पहुंचता है। नेक्स्ट लाइन में नोट करो, अपरा से उत्सर्जित हार्मोन, अपरा या प्लेसेंटा, अपरा से उत्सर्जित हार्मोन, अपरा से उत्सर्जित या निर्मित हार्मोन, उसमें एक नंबर आप नोट करो HCG। HCG, HCG कोई पूरा नाम नहीं लिखना है। HCG में नोट करो, यह गर्भावधि परीक्षण, यह गर्भावधि परीक्षण में सहायता करता है। गर्भावधि परीक्षण में सहायक, इतना ही लिख दो, गर्भावधि परीक्षण में सहायक, गर्भावधि परीक्षण में सहायक। 2 नंबर आप नोट करो। दूसरा हार्मोन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन, रिलैक्सिन लिखते हो इतना शब्द ब्लैक पेन से लिखा करो ताकि पढ़ते टाइम आंखें अच्छे से पढ़े। उधर आपने HCG अगर ब्लैक से लिखा तो अच्छी बात है, अब आप लिखोगे रिलैक्सिन, थोड़ा पेन चेंज करके लिखो रिलैक्सिन। रिलैक्सिन के आगे लिखोगे जनन नाल को, जनन नाल को शिथिल कर, जनन नाल को शिथिल कर, शिथिल रिलैक्स करके जनन नाल को शिथिल कर प्रसव को आसान बनाता है। जनन नाल को शिथिल कर प्रसव को आसान बनाता है। जनन नाल को शिथिल कर प्रसव को आसान बनाता है। ओके, तो ये प्रक्रिया यहाँ पे मोस्टली खत्म हो जाती है। और लास्ट टाइम में आपने नोट भी किया था कि मादाओं के अंदर बनते हैं अंडाणु और नर के अंदर बनते हैं शुक्राणु। नर के अंदर शुक्राणु बनता है और मादा के अंदर क्या बनता है? अंडाणु का निर्माण होता है। ये शुक्राणु अंडाणु दोनों आपस में जब जुड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता कि जो निषेचन है ये संपन्न कहां पे होता है? निषेचन, निषेचन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? मैंने डायग्राम बना करके आपको दिखाया था। ये प्रक्रिया होती है मादाओं के अंदर फैलोपियन नलिका में। कौन सी नलिका? फैलोपियन नलिका, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी के अंदर शुक्राणु अंडाणु दोनों आपस में मिलते और उस मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। जब ये निषेचन होता है अंडवाहिनी के अंदर, फैलोपियन नलिका के अंदर, तो इस अंडवाहिनी का एक भाग है जिसका नाम है एम्पुला। एम्पुला, इस एम्पुला के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। और जैसे ही निषेचन क्लियर हो जाता है, जस्ट निषेचन के बाद एक संरचना बनती है जिसका नाम जाइगोट, जाइगोट बनता है, जिसको हिंदी में कहते हैं युग्म नज। युग्म नज के नाम से जानते हैं। ये जो जाइगोट है इसके अंदर शुक्राणु में आधे गुणसूत्र, अंडाणु में
आधे गुणसूत्र, ये आधे आधे मिलकर के जाइगोट में वापस हो जाएंगे 2n। 2n का मतलब कितने गुणसूत्र? 46। शुक्राणु में n का मतलब 23 गुणसूत्र। मादा में 23, नर में 23 मिलते हैं वापस तो संरचना बनती है युग्मनज, और जिसमें गुणसूत्र वापस 46 हो जाते हैं। अब ये जो युग्मनज है, जो जाइगोट है, ये समय के साथ अंगों का निर्माण करता है। छोटा भ्रूण है अभी तक, उसमें अंगों का निर्माण होता है, और इस युग्मनज में जब अंग निर्माण होता है, शरीर के अंदर अंग निर्माण की प्रक्रिया हो रही है, और अंग निर्माण को कहते हैं विदलन। अंग निर्माण की प्रक्रिया को विदलन कहते हैं। और विदलन के बाद इसमें गर्भावधि पूरी बीतती है, जो 270 दिन से 288 दिन तक होती है। और इस गर्भावधि पूरी बीतने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है शिशु में, और इस फिर शिशु का बर्थ हो जाता है, जिसको अपन प्रसव के नाम से जानते हैं। ये प्रक्रिया भी लास्ट टाइम में तुमने मोस्टली नोट कर ली थी। उसके बाद में अपन नोट कर रहे थे अंडाणु की संरचना। मैं वापस दिखा देता हूं अंडाणु की संरचना। मादाओं के अंदर जो अंडाणु बनता है, उस अंडाणु की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। देखोगे तो अंदर की लेयर स्मूथ होती है, लेकिन जो बाहर की परत है, इस बाहर की परत पर छोटे छोटे वलन पाए जाते हैं। ऐसे ये बाहर की तरफ छोटे छोटे वलन पाए जाते हैं, ये संरचनाएं मिलती है। और इसके अंदर इधर की तरफ पाया जाता है इसका आनुवंशिक पदार्थ, जिसमें गुणसूत्र, ये संरचनाएं कुछ पाई जाती है। बाकी इसके अंदर पीतक संरचना होती है, अंदर की तरफ कुछ प्रोटीन भरा रहता है। ये मादा का अंडा रहता है। ये अंडा अगर निषेचित नहीं होता है, खूब सारी कंडीशन होती है जीवन में, बहुत कम अंडे फर्टिलाइज होते हैं, बाकी सारे अंडे नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट हुआ जो अंडा होता है उसको कहते हैं कार्प्स एल्बिकेंस। नष्ट हुआ वह अंडा जिसका निषेचन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जिस अंडे के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, वो नष्ट हो जाता है, और नष्ट अंडे को कहते हैं कार्प्स एल्बिकेंस। एल्बिकेंस के नाम से जानते हैं, कार्प्स एल्बिकेंस के नाम से जानते हैं। ये जो अंडा है जिसका अभी निर्माण हुआ है, इस अंडे पर बाहर का जो आवरण है, इस बाहर के आवरण को कहते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, ये बाहर का आवरण कोरोना रेडिएटा कहलाता है। और जो अंदर का आवरण है, इस अंदर के आवरण को कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। अंदर का आवरण जोना पेल्यूसिडा, जो कि इनर लेयर होती है, इनर लेयर है, और ये होती है आउटर लेयर, बाहर की लेयर होती है। अंदर की तरफ आनुवंशिक पदार्थ है, और इमेजिन करो इसके पास में शुक्राणु पहुंच चुका है। ये शुक्राणु इसके पास में जब पहुंचता है तो शुक्राणु के आगे के भाग से एक संरचना बनती है, जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। और ये एक्रोसोम इधर से निकल करके अंडाणु की भित्तियों को धीरे धीरे तोड़ता है, और तोड़ने के बाद में निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो ये अंडाणु की संरचना है। इसमें भित्तियों के नाम पूछे जाते हैं। बाहर की भित्ति का नाम है कोरोना रेडिएटा, और अंदर की भित्ति का नाम है जोना पेल्यूसिडा। आपने कुछ पॉइंट लास्ट में नोट कर लिए थे, थोड़ा सा इनको भी नोट करो। लिखो आगे, मादा में निषेचन की प्रक्रिया, मादा में निषेचन की प्रक्रिया मादा में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी, निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में होती है। अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में होती है। निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में होती है, एम्पुला भाग में होती है। अगला पॉइंट, निषेचन के या निषेचन से युग्मनज, निषेचन से युग्मनज, कोष्ठक में लिखो जाइगोट, निषेचन से युग्मनज, जाइगोट, जाइगोट द्विगुणित संरचना निर्मित होती है। जाइगोट द्विगुणित, गुणसूत्र डबल हो गए वापस, द्विगुणित संरचना निर्मित होती है। द्विगुणित संरचना निर्मित होती है, द्विगुणित संरचना निर्मित होती है।
फिर अगला पॉइंट नोट करो, अंडा बना दो, अंडे के दो आवरण दिखा दो, बाहर दिखा दो कोरोना और अंदर की तरफ दिखा दो जोना पेल्यूसिडा। लास्ट टाइम में आपने एक पॉइंट नोट किया था कि जो नर का सीमेन है, वीर्य, उसको सुरक्षित करने के लिए जो विधि चलती है, उस विधि का नाम क्रायो प्रिजर्वेशन। गुड। वीर्य को सुरक्षित करने के लिए कौन सा केमिकल काम में लेते हैं? द्रव नाइट्रोजन। अच्छा, उसका तापमान कितना होता है? माइनस 196। एक बंदा 197 पे जा रहा था, तो -1। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये पूरा का पूरा ग्रंथियों का सिस्टम समाप्त हो जाता है और इसके बाद में अगला जो टॉपिक रहेगा अपने पास में, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें पहला जो टॉपिक पढ़ा था अपन ने वो तो थी ग्रंथियां। ग्रंथियों के जस्ट बाद अगला जो टॉपिक है वो रहता है मानव का मस्तिष्क, जिसको आप ह्यूमन ब्रेन के नाम से जानते हो, मानव मस्तिष्क कहते हो। इस मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे अपन। आपने छोटी क्लासों से बड़ी क्लासों तक हर जगह इस मस्तिष्क को देखा भी है। मस्तिष्क में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। आगे का भाग जिसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अभी रिसेंटली एक परीक्षा में प्रश्न आया था कि मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि का केंद्र माना जाता है। ये जो भी तुम्हें याद है अभी चिल्ला रहे हो सर, उस प्रक्रिया को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया एम्पुला में संपन्न होती है। सर, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जैविक घड़ी पीनियल ग्रंथि कहलाती है। एक रोग का नाम आया था जड़ वामनता। सर, ये तो उस थायराइड ग्रंथि का रोग है। याद आ रही है कि नहीं? आपने एक नाम सुना होगा आपातकालीन ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि को कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये सब डेटा जो माइंड में स्टोर पड़ा है, ये सब डेटा स्टोर रखने का काम अग्र मस्तिष्क करता है। लेकिन अग्र मस्तिष्क में भी एक भाग है जिसका नाम है प्रमस्तिष्क, और इस प्रमस्तिष्क को मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहते हैं। हर चीज तुम्हें लर्न रहती है। अच्छा, उसके साथ साथ में चिंतन करने का काम, चिंतन हिंदी में बोला जाए तो, और रीजनिंग के नाम से आप जिसको कहते हो, तार्किक क्षमता पैदा करने का काम करता है। सोचने, समझने के साथ साथ में बुद्धिमत्ता का केंद्र, और उसके साथ में जो चीज लंबे टाइम तक अपने को याद रहती है, लर्निंग का केंद्र है, ये सारा का सारा प्रमस्तिष्क करता है। प्रमस्तिष्क। तो मस्तिष्क के भागों का अपन पहले डिवाइडेशन देखते हैं, और डिवाइडेशन के अंदर ये क्या आया है? प्रमस्तिष्क है। अरे स्टूडियो मास्टर, ये हट ही नहीं रहा है, छोड़ो। लो, अपन किस पे बात कर रहे हैं? मस्तिष्क। मानव में मस्तिष्क के 3 भाग रहते हैं, और इन 3 भागों का अपन क्लासिफिकेशन देखें तो फर्स्ट में रहता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। बीच में होता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और सबसे लास्ट में होता है पच्छ मस्तिष्क, पच्छ मस्तिष्क। 3 इसमें भाग पाए जाते हैं। जो अग्र मस्तिष्क भाग है, इसमें फिर 3 भाग होते हैं। तो पहले भाग का नाम होता है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। दूसरे भाग का नाम है थैलेमस, थैलेमस।
और तीसरे भाग का नाम है हाइपोथैलेमस। सभी के क्रम से नाम रहते हैं, काम भी रहते हैं। जो मध्य मस्तिष्क है, इसमें 4 पिंड पाए जाते हैं। ये क्या आ जाता है बीच में? इतना ही था। तो इसमें 4 पिंड पाए जाते हैं और इन 4 पिंडों को अलग अलग भागों में जब डिवाइड करते हैं तो इन 4 पिंडों को कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना के नाम से जानते हैं, है ना। इसमें अलग अलग काम होते हैं। जो पक्ष मस्तिष्क है, इसमें फिर 3 भाग पाए जाते हैं, जिसमें पहले भाग का नाम है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क। दूसरे भाग का नाम है पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई। और तीसरे भाग का नाम है मध्यांश भाग। मध्यांश भाग के नाम से जानते हैं। पूरे मस्तिष्क का सबसे पहला भाग प्रमस्तिष्क है और सबसे लास्ट भाग मध्यांश है। अभी रिसेंटली एक प्रश्न आया था कि अपनी रीढ़ की हड्डी में टोटल कितने वायर पाए जाते हैं जो मध्यांश से जुड़े रहते हैं। तो मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है, यहां से कुछ रेशे निकलते हैं जो रीढ़ की हड्डी में रहते हैं। रीढ़ की हड्डी जो तुम्हें है वो केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है, उसमें सब सिस्टम के लिए, शरीर के जितने भी तंत्र है, हर एक तंत्र के लिए अंदर वायरिंग सिस्टम है। रीढ़ की हड्डी के बीच का भाग बिल्कुल एकदम खोखला है, और अगर हाथ वाला, पैर वाला, आंतों वाला कोई एक वायर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, लकवा, कुछ वो अंग काम ही नहीं करेगा, बाकी पूरी बॉडी काम करेगी। ये लकवा, फिर इस हाथ को उठा के कहीं डालो, कोई काम का नहीं है, ये लकवा हो जाता है। प्रश्न आया था कि इस रीढ़ की हड्डी में मध्यांश से जुड़ने वाले उन तंत्रिका तंतुओं की संख्या कितनी है। तो मानव के अंदर जो मध्यांश भाग है, इसमें जो मेरु रज्जु भाग है, इससे निकलता है भाग जिसको अपन कहते हैं मेरु रज्जु, रीढ़ की हड्डी। और इस रीढ़ की हड्डी में टोटल जो वायर पाए जाते हैं वो 31 जोड़ियां पाई जाती है। जोड़ी, पेयर पाए जाते हैं, 31 जोड़ियां वायर पाए जाते हैं। और अपने मस्तिष्क में जो ये वायर पाए जाते हैं वो होते हैं टोटल 10 और 11 जोड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। तो 10 जोड़ी मस्तिष्क में होते हैं और 31 जोड़ी मेरु रज्जु में पाए जाते हैं। ये कुछ घटनाएं हैं, इनसे अलग अलग काम होता है। तो अपन नेक्स्ट इसके डायग्राम पे चलते हैं, और डायग्राम आप लोग ड्रॉ करोगे, पहले देखते रहो। ज्यादा अपन डेकोरेशन नहीं करेंगे, हाँ, इतना ही खूब है। अच्छा, यही ज्यादा है। एक एक भाग के ऊपर चलते हैं। सबसे आगे का जो भाग है, इस भाग को कहते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। जस्ट ऊपर का जो भाग है, इसको कहते हैं थैलेमस। थैलेमस के नाम से जानते हैं। ये जो छोटी सी ग्रंथि दिख रही है, इसका नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष कहते हो, या इसी को कहते हो पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हो। ये जो ऊपर का छत्रनुमा भाग मिलता है, इसको कहते हो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नाम से अपन जानते हैं, ये हाइपोथैलेमस है। ये जो बीच का भाग है, इसका नाम है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क की संरचना यहां मिलती है। ये जो पीछे का पूरा भाग है, इसको कहते हैं पक्ष मस्तिष्क। और पक्ष में इस पहले भाग को कहते हैं अनु मस्तिष्क। कई बार ये इंग्लिश में पूछा जाता है, तो इसको कहते हैं सेरिबेलम।
और जो प्रमस्तिष्क है इसको कहते हैं सेरिब्रम। एक सेरिब्रम है और दूसरा सेरिबेलम के नाम से रहता है। ये जो भाग मिलता है सबसे लास्ट का, इसको कहते हैं मध्यांश भाग, मध्यांश भाग कहते हैं। और ये जो भाग मिलता है इसको कहते हैं पोन्स भाग, पोन्स वेरोलाई के नाम से इसको जाना जाता है, पोन्स वेरोलाई। ये तो मस्तिष्क के भागों के नाम हुए हैं। अब इनके कार्य क्या क्या रहते हैं, एक जस्ट यहाँ पर इस लोकेशन में ग्रंथि पाई जाती है और उस ग्रंथि को अपन ने पढ़ा भी था, पीनियल के नाम से जानते हो, पढ़ा था आपने, पीनियल ग्रंथि वो यहीं पे पाई जाती है। और उसके साथ में जो हाइपोथैलेमस है वो एक ग्रंथि भी है, मस्तिष्क का भाग भी है, तो दोनों काम साथ में करता है। इस मस्तिष्क का टोटल जो भार है वो मादाओं के अंदर 1350, इधर की तरफ 14 और कई बार 1500 ग्राम, तो ये भार रहता है। लेकिन एक औसत भार जो मिलता है वो 1400 ग्राम होता है, दोनों को मिला करके। मानव के मस्तिष्क का जो आयतन है वो 1650 घन क्षमता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक कैपेसिटी, सीसी के नाम से जानते हैं। तो मानव का जो मस्तिष्क है इसका औसत भार, मस्तिष्क का औसत भार कितना रहेगा, 1400 ग्राम होता है, 1400 ग्राम। कुछ किताबें इसको 1.5 किलोग्राम भी लिखती है, लेकिन ये औसतन मान रहता है। फिर आती है कि इसका घनत्व या फिर आयतन कितना है, मानव के मस्तिष्क का आयतन। तो ये आयतन होता है 1650 सीसी, जिसको अपन कहते हैं क्यूबिक कैपेसिटी, क्यूब सेंटीमीटर 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 जो घन क्षमता होती है, तो वैसा 1650 सीसी इसकी घन क्षमता रहती है। मानव के मस्तिष्क पर 3 सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं, 3 सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं। मस्तिष्क के ऊपर 3 सुरक्षात्मक आवरण होते हैं। ऊपर हड्डियों का जो ढांचा है इसके अंदर पतली पतली झिल्लियां पाई जाती, जो आवरण पाए जाते, रक्षा करने का काम करते। और इन 3 सुरक्षात्मक आवरणों को कहते हैं, 3 सुरक्षात्मक जो आवरण हैं इसको मेनिनजस कहते हैं, मेनिनजस के नाम से जानते हैं। अभी एक रिसेंटली प्रश्न आया था, प्रश्न रोग का दिया था, कि प्रश्न था कि मेनिनजाइटिस रोग शरीर के कौन से भाग को प्रभावित कर, तो ये रोग जस्ट यहीं से था, मेनिनजस। तो इन झिल्लियों का नाम है और इसमें जब संक्रमण फैलता है तो रोग का नाम है मेनिनजाइटिस। और इस मेनिनजाइटिस से दुनिया में 90% लोग पीड़ित हैं। हर व्यक्ति में कहीं न कहीं सिर दर्द होता है, उसका कारण मेनिनजाइटिस है। मेनिनजाइटिस क्यों है, मस्तिष्क की झिल्लियां थोड़ी सी कहीं न कहीं फूल जाती है। क्यों फूलती है, आहार पोषण श्रृंखला अपनी बराबर नहीं रहती है। तो ये मेनिनजस अगर ये थोड़ा सा फूल जाता है तो इसके कारण सिर दर्द की समस्या रहती है, और इस सिर दर्द की समस्या को नाम देते हैं मेनिनजाइटिस, जिससे मस्तिष्क ज्यादा प्रभावित होता है। मानव के मस्तिष्क पर हड्डियां पाई जाती है, ऊपर की तरफ अस्थियां पाई जाती हैं, और ये मानव के मस्तिष्क पर टोटल जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों के पूरे आवरण को क्रेनियम कहते हैं। ऊपर जो हड्डियों का ढांचा पाया जाता है, जो सुरक्षात्मक आवरण के अंदर पाया जाता है, सुरक्षात्मक अस्थियां, मानव के मस्तिष्क पर सुरक्षात्मक जो अस्थियां पाई जाती है, इन सुरक्षात्मक अस्थियों को कहते हैं क्रेनियम। और इन क्रेनियम की टोटल संख्या 8 होती है। मानव के मस्तिष्क पर टोटल 8 हड्डियां पाई जाती है, जिसको अपन क्रेनियम के नाम से जानते हैं। मानव के मस्तिष्क पर अभी जो आप लोगों ने डायग्राम देखा था, इस डायग्राम में ऊपर देखो, कुछ गर्त कुछ उभार, कुछ गर्त कुछ उभार, ऐसी संरचनाएं पाई जाती है। और इन संरचनाओं को कहते हैं गायरस एवं सल्काई, गायरस एवं सल्काई के नाम से जानते हैं। और इन गायरस और सल्काई के अंदर यहां पर एक द्रव पदार्थ भरा रहता है, और इस द्रव पदार्थ को कहते हैं CSF प्रोटीन के नाम से जानते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक द्रव पाया जाता है, और जिस मस्तिष्क में CSF ज्यादा होता है उसकी लर्निंग पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। कोई चीज आप एक बार बता दो, भूलते ही नहीं है, सीखते तो क्या, उनकी लर्निंग पावर उसको भूलते ही नहीं है। तो CSF पे डिपेंड करता है। ये कुछ पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में रहते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, मस्तिष्क से रिलेटेड कौन कौन से रोग होते हैं, मस्तिष्क से संबंधित रोग। एक छोटे बच्चों में होता है, हालांकि पीटते बहुत हो, छोटे बच्चे जो 1st, 2nd, 3rd क्लास तक होते हैं, लिखने में उनको दिक्कत होती है। छोटा बच्चा आपने स्लेट लेकर के दी, अब उसके ऊपर लिख रहा है, लिखते टाइम लिखेगा उल्टा, आपने लिखने का 7, 6, ये उल्टे लिखने की घटनाएं छोटे टाबरों में होती है। उनको आंखें पढ़ती उल्टा है, लिखती उल्टा है, फिर आप उसको पीटते हो, वो कह रहा है कि जैसा दिख रहा है वैसा लिख रहा हूं, फिर ये मार क्यों रहे, दिक्कत किधर है।
दिक्कत उसको है कि उसको उल्टा ही दिख रहा है। और ऐसा जब होता है तो इस बीमारी का नाम है डिसलेक्सिया। इस डिसलेक्सिया का जो निवारण है 6-7 साल की उम्र में तो हो जाता है, लेकिन छोटे बच्चे पहचान नहीं पाते हैं, अक्षरों को पहचान नहीं पाते। विशेष करके इंग्लिश के अक्षर आप देखोगे, जी को उल्टा लिखते हैं, डी को देखा होगा जैसे लिखना होता है उल्टा लिखते हैं, ए को मोस्टली उल्टा लिखते हैं, एम डब्ल्यू पता ही नहीं पड़ता है कौन सा क्या अक्षर है, और लिखते लिखते कहीं जे है यूं करके लिख लेते हैं, फिर मारते हो ऐसा ही तो लिखा हुआ है, ऐसा ही वहां लिखा हुआ है, अब उसको जैसा दिख रहा वैसा लिख रहा है, फिर आप मारते हो ऊपर से, फिर टेंशन में आता है लिखणों को कर रहे हैं। तो ये जो घटनाएं होती है ये मस्तिष्क में एक विकार होता है, इसको कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या नाम है? डिसलेक्सिया। तो पहला मस्तिष्क में जो विकार है इस विकार का नाम है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं, जिसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है तो इसको पठन विकार के नाम से जानते हैं। एक मस्तिष्क में रोग है जिसका नाम शरीर के मांसपेशियों से रिलेटेड है। खूब आपने बुढ़ों के अंदर देखा होगा, शरीर कंट्रोल में रहते हैं, थोड़े से हाथ में मांसपेशियों में वाइब्रेशन होता रहता है, और ये हाथों में जो कंपन की घटनाएं होती है, इस रोग का नाम है पार्किंस रोग। इसको कहते हैं पार्किंस रोग, पार्किंसन रोग के नाम से जानते हैं, जिससे मांसपेशियों में कंपन होनी स्टार्ट हो जाती है, खूब सारे इसमें वाइब्रेशन होते हैं। तीसरा जो रोग यहां से पूछा जाता है उस रोग का नाम एल्जाइमर है, और इस एल्जाइमर को भूलने की बीमारी के नाम से जानते हैं। लंबे टाइम तक चीजें याद ही नहीं रहती है, एक बार पढ़ा 5 दिन के बाद में तो वो गायब ही हो जाती है। तो टाइम के साथ मेमोरी जो डाउन होती है इस घटना को कहते हैं एल्जाइमर, एल्जाइमर। और इस एल्जाइमर को कहते हैं भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी के नाम से जानते हैं। और चौथी बीमारी ये पड़ी है जो मेनिंजाइटिस के नाम से है, और ये मेनिंजाइटिस वायरस संक्रमण के कारण झिल्लियां फूल जाती है, सिर दर्द होता है, और इस घटना को कहते हैं मेनिंजाइटिस। ये कुछ मस्तिष्क से रिलेटेड पॉइंट आता है। मानव का मस्तिष्क शरीर की सबसे कोमल संरचना है, सबसे जटिल संरचना है, ये कुछ पॉइंट इसमें रहते हैं। हेडिंग आप नोट करो, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क में फर्स्ट पॉइंट आप नोट करो, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। लिखो शरीर का सबसे कोमल एवं संवेदी भाग, शरीर का सबसे कोमल एवं संवेदी भाग, शरीर का सबसे कोमल एवं संवेदी भाग। अगली लाइन, औसत भार 1400 ग्राम, औसत भार 1400 ग्राम, औसत भार बराबर 1400 ग्राम। नेक्स्ट, आयतन बराबर, इसी लाइन में लिखते जाओ, कंटिन्यू। आयतन बराबर 1650 घन क्षमता, इंग्लिश में लिखो तो क्यूबिक कैपेसिटी, हिंदी में लिखो तो घन क्षमता। आयतन 1650 घन क्षमता। अगला पॉइंट नोट करो, मस्तिष्क पर झिल्लियों के, मस्तिष्क पर झिल्लियों के सुरक्षात्मक आवरण, मस्तिष्क पर झिल्लियों के सुरक्षात्मक आवरण को मेनिंजस कहते हैं। सुरक्षात्मक आवरण को मेनिंजस कहते हैं, मेनिंजस कहते हैं। सुरक्षात्मक आवरण को मेनिंजस कहते हैं। मस्तिष्क के ऊपर सुरक्षात्मक आवरण के रूप में, मस्तिष्क पर सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कुछ मेम्ब्रेन पाई जाती है, कुछ इसमें झिल्लियां पाई जाती है, और इन झिल्लियों को क्या कहते हैं? मेनिंजस के नाम से जानते हैं। ये जो मेनिंजस है ये 3 प्रकार की होती है, इनका क्रम पूछा जाता है एग्जाम में, तो 3 जो प्रकार है ये 3 टाइप की होती है, 3 प्रकार की होती है, और 3 प्रकार है उसमें पहली का नाम है ड्यूरामेटर, पहले का नाम ड्यूरामेटर, दूसरे का नाम है एरेक्नोइड, एरेक्नोइड, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, और तीसरी का नाम है पायोमेटर,
पायोमेटर। ये 3 झिल्लियां हैं, 3 झिल्लियों के नाम आप नोट करो। ऑनलाइन वाले आंदोलन करे, सर सारी क्लास एक साथ लगाओ। कितने आपके सब्जेक्ट हैं? पता ही नहीं है। 11 सब्जेक्ट तो आपके कंप्लीट रहते हैं, 12 हो जाएंगे, फिर लगाओ दिन भर क्लास है, इधर ही धरना देके हैं, चाहे 12 घंटे क्लास लाओ। ओह दीपू RJ35 यहीं तो नहीं बैठा है कोई? ऑनलाइन हो गया आपके पास अपडेट? नहीं हुआ? इधर कुछ हो रहा है। 3 प्रकार की झिल्लियां हैं, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड और पायोमीटर। ये तो आपने नोट कर लिया? ओके। आगे लिखो, इन झिल्लियों में आगे लाइन में लिखो आप, इन झिल्लियों में वायरस संक्रमण से सूजन आ जाती है। वायरस संक्रमण से सूजन आ जाती है, जिसे मेनिनजाइटिस रोग कहते हैं। वायरस संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है, जिसे मेनिनजाइटिस रोग कहते हैं। मेनिनजाइटिस रोग कहते हैं। तीन झिल्लियां हैं, वायरस संक्रमण होता है तो सूजन आ जाती है, जिसको कहते हैं मेनिनजाइटिस रोग कहते हैं। नोट आपने कर लिया है? वापस अगला पॉइंट नोट करो, लिखो, मस्तिष्क पर अस्थियों के सुरक्षात्मक आवरण, मस्तिष्क पर अस्थियों के सुरक्षात्मक आवरण को क्रेनियम कहते हैं। सुरक्षात्मक आवरण को क्रेनियम कहते हैं, जिसमें 8 अस्थियां पाई जाती है। चेहरे पर कितनी होती है? 14, जबकि ऊपर कितनी पाई जाती है? 8, जिसमें 8 अस्थियां पाई जाती है। सुरक्षात्मक आवरण को क्रेनियम कहते हैं, जिसमें 8 अस्थियां पाई जाती है। फिर अगला पॉइंट नोट करो, मस्तिष्क संबंधित रोग, डिजीज रिलेटेड टू ब्रेन, मस्तिष्क संबंधित रोग, मस्तिष्क संबंधित रोग। चलो, मस्तिष्क में आप पहले रोग का नाम नोट करो, डिसलेक्सिया। दीपू RJ35 डिसलेक्सिया के आगे नोट करो, पठन विकार। डिसलेक्सिया को केवल पठन विकार कहते हैं। बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, पठन विकार के नाम से जानते हैं। 2 नंबर पे रोग का नाम आप नोट कर रहे हो, पार्किंस रोग। पार्किंसन रोग, पार्किंसन रोग। पार्किंसन रोग को थोड़ा सा और आपको देखना पड़ेगा। आपने हेडिंग नोट की है, पार्किंसन रोग। क्या लिखा है? पार्किंसन रोग। पार्किंसन रोग के नाम से जानते हैं, पार्किंसन रोग। इस पार्किंसन रोग या पार्किंस जो रोग है, इस पार्किंस रोग के अंदर अपने शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है। मैं बोलता हूँ, स्पीकरों में आवाज जाती है, कान सुनते हैं और तुम्हारे हाथ लिखते हैं, आंखें देखती है, कान सुनती है, लगातार प्रक्रिया होती रहती है। और इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करने का काम शरीर में एक तंत्र करता है, जिसका नाम तंत्रिका तंत्र है।
ये तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम एनी टाइम काम करता है। इस तंत्रिका तंत्र में एनी टाइम हर समय कुछ रसायन निकलते हैं, कुछ केमिकल निकलते हैं, और ये केमिकल शरीर को कंट्रोल करते हैं। ये जो रसायन निकलते हैं तंत्रिका तंत्र में वो 3 प्रकार के हैं या 3 होते हैं, जिसमें एक का नाम है एसिटिल कोलिन। याद रखोगे, कल परसों वापस आएगा ये एसिटिल कोलिन। ये क्या है? ये है एक केमिकल। कहां से छोड़ा जाता है? तंत्रिका तंत्र से। पहले का नाम एसिटिल कोलिन, दूसरे का नाम है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन, ये सीरोटोनिन छोड़ा जाता है। और तीसरे का नाम होता है अरे डोपा, तीसरे पदार्थ का नाम है डोपामीन। कितने पदार्थ है? 3। छोड़ता कौन है? तंत्रिका तंत्र। और ये तंत्रिका तंत्र जो पदार्थ छोड़ता है उसमें पहले का नाम है एसिटिल कोलिन, दूसरे का नाम है सीरोटोनिन, तीसरे का नाम है डोपामीन। बीच वाला जो सीरोटोनिन है ये खुशी के लिए, जब भी आप खुशी के माहौल में होते हो तो ज्यादा सीरोटोनिन निकलता है तो आदमी का मूड एकदम अच्छा रहता है। तो ये सीरोटोनिन जो कि खुशी के लिए सबसे ज्यादा स्रावित होता है। पार्किंस रोग के अंदर डोपामीन की शरीर में कमी हो जाती है, और डोपामीन की कमी होने के कारण जो घर में भूतपूर्व जवान हैं, मतलब जो अब बुढ़े हो चुके हैं, तो उन भूतपूर्व जवानों में देखना आप लोग हाथों में कंपन रहती है। तो कंपन का कारण कौन सा पदार्थ है? सीरोटोनिन। और इस सीरोटोनिन क्या ना डोपामिन, और इस डोपामिन की कमी होने के कारण उनकी मांसपेशियों में कंपन होनी स्टार्ट होती है, और इस कंपन से रिलेटेड जो रोग है उसको नाम दिया जाता है पार्किंस रोग। लिखो आप, पार्किंस के आगे नोट करो, लिखो डोपामिन पार्किंस। पार्किंस के आगे आप नोट कर रहे हो डोपामिन, कोष्ठक में लिखोगे न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर रसायन, न्यूरोट्रांसमीटर रसायन डोपामीन। न्यूरोट्रांसमीटर रसायन की कमी से, न्यूरोट्रांसमीटर रसायन की कमी से, आपने लिखा है डोपामीन, न्यूरोट्रांसमीटर रसायन की कमी से मांसपेशियों में कंपन उत्पन्न हो जाती है। 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 कौन सा रोग पढ़ रहे थे? पार्किंस रोग। मस्तिष्क झिल्लियों में सूजन होती है तो उसको क्या कहते हो? मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हो। मस्तिष्क पर टोटल हड्डियां कितनी पाई जाती है? 8 पाई जाती है। सामने चेहरे पर कितनी हड्डियां हैं? 14 पाई जाती है। हाथों में 30 पाई जाती है। अगला रोग आप नोट करो, दोनों हो चुके हैं, तीसरा लिखो आगे, एल्जाइमर। एल्जाइमर, एल्जाइमर के आगे नोट करो CSF द्रव, CSF द्रव, CSF द्रव जिसको मस्तिष्क द्रव भी कहते हैं। एल्जाइमर आगे लिखो CSF द्रव की कमी से, CSF द्रव की कमी से याददाश्त क्षमता घट जाती है। याददाश्त क्षमता घट जाती है। याददाश्त क्षमता घट जाती है। इसे भूलने की बीमारी भी कहती है। याददाश्त क्षमता घट जाती है, इसे भूलने की बीमारी भी कहते हैं। याददाश्त क्षमता घट जाती है, इसे भूलने की बीमारी भी कहते हैं। नोट आपने कर लिया? लो, अब ये इसका वर्गीकरण नोट करो, कॉपी के बीच में नोट करो। मस्तिष्क, 3 शाखाएं निकालो इसकी।
कांस्टेबल साहब, ओ सवाई माधोपुर कांस्टेबल, कितने दिन हुए एडमिशन हुए को? आज ही हुआ एडमिशन हैं? हाँ, काफी दिन हो गए। फेयर कॉपियों में काम कर रहे हो? करते जाना साथ साथ में। इधर एक और बैठे हैं पुलिस चौकी झालावाड़। पुलिस चौकी बहरोडगढ़। बहरोडगढ़ कहाँ है? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में है। साइंस याद हो जाती है हैं? थोड़ा थोड़ा, हाँ, ये जरूरी है शब्द। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा क्या होता है हैं? ये कुछ नहीं है। ये सब कहा होता है या होनी या निकली, ये कोई नहीं है हैं? ठीक है, छोटी क्लासों में थे तब या तो अपन नहीं थे जागृत, या फिर टीचर स्कूलों में होते ही नहीं थे, तो कुछ उस टाइम की कमियां रही है। और जो बच्चा स्कूलिंग से थोड़ा सा अगर अवेयर है तो उसको इतनी दिक्कत नहीं आती है। शब्द भी उसको लगते हैं जाने पहचाने। नहीं तो कई बार स्कूल स्तर पे पढ़ते ही नहीं, तो फिर आकर के यहाँ टकरते आ रहे हैं, इतना मोटा मोटा आकर कोकर याद हुआ है। तो ऐसा जरूर रहता है। मेरु रज्जु में कितने जोड़ियां पाई जाती है? 31। और मस्तिष्क में 10 जोड़ियां पाई जाती है। मस्तिष्क, मेरु रज्जु, नोट आपने कर लिया? अगला इसका चित्र चले चित्र पे। यश, ये लो, नोट करो इसको। तुम्हारे टेंशन है कि इसको स्टार्ट कहां से करूं, वो बता दो सर, बाकी हम कर लेंगे हैं। बस इसको स्टार्ट कहां से करना इतना बता दो हैं। अरे बनाओ, जैसा बनेगा वो बेस्ट ही है।
ऑनलाइन वाले परेशान हो रहे, सर थोड़ा छोटा करो, दिखाई नहीं दे रहा है। शाम को 8 बजे आदमी घूमर डांस करता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो हैं, सड़क पे चलते टाइम कंट्रोल रहता ही नहीं, एक बार इस पटड़ी ने एक बार उस पटड़ी। सड़क पे चलती हुई गायें भी साइड देती है कि साहब ने पहला निकल दियो। हैं, कौन सा भाग प्रभावित होता है अल्कोहल पीने से? नहीं पता? अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होने से कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो उसका नाम है अनुमस्तिष्क। और ये जब अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है तो व्यक्ति के चलने फिरने की प्रक्रियाएं बाधित होती है। तो अनुमस्तिष्क ये शराब की जब अधिकता हो जाती है, शराब की अधिकता से प्रभावित होता है, शराब की अधिकता से प्रभावित होता है। ज्यादा पी लेता है, फिर कुछ भी चलने फिरने की प्रक्रियाएं, बोलने की प्रक्रियाएं सब बाधित हो जाती हैं। तो इस रोग का नाम होता है, इस रोग का नाम, ये अनुमस्तिष्क से रिलेटेड है। इसमें एक लीवर सिरोसिस रोग भी होता है। ज्यादा पीते हैं तो यकृत, फेफड़े, इन सब अंदर से डैमेज हो जाते हैं, उसको कहते हैं लीवर सिरोसिस। आप करते जाओ, क्लास को अपन खत्म कर लेते हैं।